अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ चलान से शुरू होने वाली तलकलामी पर शहरी ने वार्डन को फायर मारकर जख्मी कर दिया। करीब से गुजरने वाले पुलिस एहलकार ने जब ये देखा तो वो इस लड़ाई में कूद पड़ा और उसने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। पुलिस ने मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया, कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं और बुरसा के खदशात क्या हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में पेश आने वाले जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पुलिस का मौक़िफ़ है कि मकतूल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के अंदर वो जाँ बहक हुआ। मकतूल के बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, मकतूल कहाँ जा रहा था, उसके पास असलहा क्यों था, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वालिद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि कुछ बेटे के बारे में बताइएगा। बेटे की उम्र क्या थी, क्या नाम था, क्या करता था और उस रोज़ क्या वाक़या पेश आया? मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ प्रॉपर्टी का ही काम करता था और 24 साल उसकी उम्र थी। मिक्सर स्टॉप पे उसने रोज़ा रखा हुआ था, वहाँ पे वो उस वक्त तारी का सामान लेने गया है तो वार्डन ने उसे रोका है। उसके वार्डन के साथ तलब कलामी हुई है, जिसके नतीजे में असले जगह जो बात करते हैं असला मेरा बेटा वैसे साथ आता था क्योंकि उसके पास परमन भी था और लाइसेंस भी था। क्योंकि हमारी गाँव में दुश्मनी है इसलिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए वो असला अपने पास रखता था। जब उसके साथ तलब कलामी हुई है ये मुझे नहीं पता क्योंकि पास में नहीं था, लेकिन वो बताते ये हैं कि उन्होंने फायर किया है टांगों में और लगा नहीं है, डराने के लिए उसको किया है कि मेरे साथ ये इस तरह पेश ना आए। उसके बाद हमें क्योंकि आपके बेटे ने टांगों में फायर किया? हाँ जी, टांगों में फायर किया, नीचे वाई ये बता रहे हैं। तो बाद में उन्होंने पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके कत्ल कर दिया मेरे बेटे को। 45 मिनट जो है वो वहाँ पे पड़ा रहा है, उसकी ब्लीडिंग होती रही। 112 वाले 2 दफ़ा आए हैं, इन्होंने वापस भेज दिया, उन्होंने नहीं जाने दिया। जब उन्होंने देखा है कि ये बिल्कुल डेड हो गया है फिर उन्होंने 112 जो है वो उनको बुलाया है और फिर उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। हॉस्पिटल भी फिर हमें मिलने नहीं दिया गया। जब हमने फिर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए फिर हमें मिलने दिया गया, लेकिन उस वक्त तक मेरा बेटा डेड हो चुका था। तो मैं ये कहता हूं, आप लोगों को कितने घंटों के बाद इतला मिली कि ये वाक़या आपके बेटे के साथ पेश आया? तकरीबन घंटे के बाद हमें इतला मिली। जब वो जनाब में गया उससे पहले हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। जब मकतूल घर से निकला तो अकेला ही गया था? नहीं, दो साथ एक दोस्त था और साथ मेरा बेटा था। तो वो दोस्त क्या बताता है जब ये फायरिंग हुई तो क्यों फायरिंग हुई, वजह नात क्या बनी फायरिंग की? उन्होंने यही बताया है कि जो वार्डन था उसने बदतमीजी की थी जिसकी वजह से ये मामला जो खराब हुआ। अच्छा, जब आप लोगों को ये पता चला कि आपका बेटा हमज़ा जो है वो अस्पताल में भिजवा दिया गया है और उसको गोली लगी है पुलिस से, आपने वहाँ पे जाके क्या देखा और आप लोगों को पुलिस ने कोई बताया? हमने जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने हमें कहा कि ये डिकेटी का मुजरिम है। हमने कहा भी हमारा बेटा तो डिकेट है ही नहीं, मेरे साथ वो प्रॉपर्टी का काम करता है, हम कैसे मान लें कि ये डिकेट है। फिर जब हमें अंदर गए हैं तो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, पुलिस वहाँ पर खड़ी थी। फिर जब सारा महल्ला इकट्ठा हुआ है तो फिर पुलिस वाले वहाँ से गायब हो गए हैं। फिर हमने अंदर गए लेकिन उस वक्त हमारा बेटा डेड हो चुका था। पुलिस वालों का दावा ये भी है कि हमज़ा के खिलाफ पहले भी मुकदमा 2-3 मुकदमा दर्ज हैं। वो किस तरह के मुकदमा दर्ज? मुकदमा थे वो लड़ाई झगड़े के थे, वो डिकेटी के तो नहीं थे। इन्होंने खुद वो पर्चे निकाल के देख लिए हैं। मेरा बेटा किसी भी डिकेटी और किसी भी इस तरह की वारदात में मुलव्वस नहीं, पहले भी नहीं था, वो अब भी नहीं था। तो जो मुकदमा पहले दर्ज हुए हैं वो किस नौयत के हैं? वो ज़ाहिर है हमारी दुश्मनी थी, तो दुश्मनी में ज़ाहिर झगड़े तो होते रहते हैं। 302 के थे या 324 के थे, इस तरह के थे। तो अब आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने, जब आप जैसे कह रहे हैं कि वो जख्मी वहाँ पे 45 मिनट तक पड़ा रहा और 1112 को भी पुलिस ने नहीं उठाने दिया, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस जानबूझ के पुलिस ने जानबूझ के वो डिले दिया? 45 मिनट जो है उनको वहाँ पे पड़े रहने दिया, बिल्डिंग उतरी, साथ किसी को जाने नहीं दिया, साथ हजूम खड़ा था, किसी को पास आने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब मेरा बेटा तकरीबन 40 मिनट हुए उसको प्यास लगी, उसने पानी मांगा तो बच्चा एक पानी लेके आया तो इन्होंने उसको भी मारा है कि आप पानी क्यों दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बेदर्दी से मेरे बेटे को कत्ल किया गया। हमें तो ये है कि हम तो इंसाफ चाहते हैं
जिसने ये काम किया है हम उसको सजा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बिलावल, आप बताइएगा कि आपके हमउम्र था हमजा, किस किस्म का नौजवान था जो उसके ऊपर पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो दुरुस्त है? सर नहीं सर, वो बड़ी ज़्यादती वाली बात कर रहे हैं पुलिस वाले। हमारा गांव है, हमारी एक बरादरी, आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं कि अली ने कभी किसी के साथ बिला वजह कोई बात की हो। हमारी आपस में दुश्मनी है, हमारे गांव में आपस में लोग हैं। उसका एक 324 का पर्चा था, एक 302 का था। वो हमारा मैटर था, मेरे मामू थे बड़े, वो कत्ल हुए थे, जिसके बिना पर वो असला रखता था अपने पास। दूसरा जो पुलिस ने किया वार्डन के साथ उसकी हुई है, वार्डन ने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की है। जो बताने वाला उसका दोस्त बता रहा था कि पीछे से जो स्काट बता रहे हैं DSP साहब है, को मोहम्मद सलीम भट्ट साहब, ये बता रहे हैं ये गुजर रहे थे अपने घर के लिए, जिसके गनमैन थे, उन्होंने ना कोई बात सुनी और उसको पीछे से फायर किया है। अगर वो भागने वाला होता, उधर खड़ा हुआ था, उसके साथ अलकलामी हो रही थी और उसने पीछे से फायर करके उसको बताया। एक कान के सामने फायर किया, कान पे लगा है, और एक पीछे बाइक पे लगा है। अच्छा, जितने जो DSP का गनमैन है उसको भी बताया जा रहा है कि जख्मी हुआ है, तो आपको ये मालूम हो सकता है? ये सामने नहीं उस दिन का आया। वार्डन का जो जख्मी हुआ वो दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल पता नहीं वो भी उसने किया है कि नहीं किया, वो भी हमें बाज़िया तौर पर नहीं दिखाया जा रहा। गनमैन जख्मी हुआ तो उसकी क्यों नहीं हमें दिखा रहे? सीधे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की वीडियो क्यों नहीं सामने लेके आ रहे? अली इतना नहीं तो बेवकूफ़ तो नहीं था, पुलिस वाले के साथ फाइट कर देता। ये तो सारी जो हमजा का दोस्त, पहले तो हमारा पर्चा भी नहीं काटा जा रहा था, अभी बड़ा जोर लगा के कोई हमें पुलिस वाले कह रहे थे कल, जैसे अली की डेड हाउस पड़ी हुई थी, वो कह रहे थे कि आप बगैर पर्चा करवाए आप ऐसा करें कि डेड बॉडी हम पोस्टमार्टम नहीं करते। हमने कहा हमने करना है पोस्टमार्टम, प्लीज़ आप करें। हमें अब हमारे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती हुई, आप पोस्टमार्टम करें, हमें पर्चा करवाना है। हमें ये भी प्रेशर किया जा रहा था कि आप डेड बॉडी ले जाए और हम पर्चा नहीं कर रहे, हमें पर्चा करवाना था। सर हमारे साथ ज़्यादती हुई है। बच्चा पूरे गांव से आप पूछें, बच्चे में इस किस्म का कोई आया भी नहीं था। अब उसका जनाजा था, 5-6 हज़ार लोग आए हुए थे। तो सर ये अच्छा बिलावल, ये बताइएगा कि जो दूसरे कांस्टेबल वाली बात है, जो हमजा का दोस्त साथ उसके मौके पे मौजूद था, उससे आपने पूछा कि ये जो कांस्टेबल की बात बता रहे हैं कि अहमद सलीम भट्ट जो DSP वहाँ से गुजर रहे थे, उनके गनमैन जख्मी हुआ है, कुछ उसने इस बारे में बताया? जख्मी तो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? उसकी वीडियो दिखाएं हमें। नहीं, आप हमजा के दोस्त ने नहीं सर, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आते साथ सीधे फायर शुरू कर दी, पुलिस को सीधे फायर कर रहे हैं। एक सर पे उन्होंने पहले लगाया, लेकिन वो कान पे लगा। ये बाइक में बैठने लगा, उसको पीछे से फायर किया उन्होंने। ये गिर गया उधर से, वो जो बच्चा साथ था वो डर, उसने कहा हमें पुलिस वाले, वो भाग के डर के इधर आ गया। जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी पुलिस वाले फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद इसने शराब वगैरह पी है, उस हवाले से। सर उसका रोज़ा है और उसको उधर जिल्लत दी जा रही। कोई कह रहा है उसको खड़े होकर दिखा, अब दिखा, बड़ा लड़ रहा था, अब दिखा खड़े होके। और उसको पुलिस वाले गन पकड़ के, उसको गिरे हुए को गन पकड़ के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि उसके दिखा दो। और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे उधर 45-50 में। मैं उधर गया हूँ मौके पे ना, उसी दिन रात को 11 बजे गया हूँ। मुझे सामने वर्कशॉप वाले तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस वाले मारा और ऊपर से उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे। 2 दफ़ा एम्बुलेंस आई है और उन्होंने 1 घंटा एम्बुलेंस इधर खड़ी की थी, नहीं लेके जा रहे थे। बच्चे ने पानी मांगा रोज़ा कि जब बच्चे ने कहा पानी, लेकिन बच्चा पानी लेके आया, उसको पानी नहीं पिलाने दे रहे। उसे कहते थे ये बेखेवाल का है। हमारे बेखेवाल में ऐसा क्या है सर, तो जो बेखेवाल का इसको पानी, ऊपर से ये बता रहे हैं कि ये तो वही अली है ये। सर ये अच्छा माँ जी, आप बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं, हमजा का कितना नंबर था? और मेरी 4 बेटियां, 2 बेटे थे। हमजा का तीसरा नंबर था, 2 बेटियां बड़ी हैं, हमजा तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे फिर बेटा, फिर 2 बेटियां मेरे 6 बच्चे और उन्होंने ये मेरा बड़ा बेटा मेरा सहारा उन्होंने छीन लिया। पुलिस वालों ने इतनी ज्यादती की है, सारे लोग कह रहे हैं जो कल मुझसे मिलने आएंगे वो सारे कह रही थी उन्होंने ज्यादती की है, तेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ है, उनको कभी मैं माफ ना करूं। मैंने कहा मैं कभी उनको माफ नहीं करूंगी, वो भी ऐसे ही मरे जैसे मेरे
बेटे को गोली मारी ऐसे मरे। मेरा बेटा इतना शरीफ, सारे रिश्तेदारों से पूछ ले, सारे गाँव से पूछ ले, वो कितना अच्छा और कितना नेक था, पूरे रोजे पूरी नमाजें। और वो इफ्तारी के लिए सामान लेने गया, उन्होंने वहाँ पे उसे घेर लिया और उस आदमी ने उसकी बात भी नहीं सुनी। पीछे से वो गाड़ी आ रही है पुलिस वालों की और उन्होंने बात भी नहीं की क्या हुआ क्या है, कि ये क्या कर रहा है, क्या हुआ, पूछते तो सही उससे। बगैर पूछे हुए गोली चला दी, बगैर पूछे हमारे बेटे के दिल पे गोली लगाई है और वो खूनो खून हो गया। और किसी ने ये कहा कि इसको हॉस्पिटल में ले जाए, वो वहीं पे पड़ा रहा है, वहीं पे पड़ा रहा। वीडियो सारे लोगों ने देखी। माँ जी, वीडियोस पे आप कहेंगी, आपने वीडियोस भी देखी हैं कि जैसे वो वहाँ पे पड़ा हुआ है खून में लथपथ, लेकिन मैंने देखी नहीं, मेरे से देखी नहीं रही। बता रहे कि वो पहले उन्होंने कहा पुलिस वाले ने, तू अली है ना, तू आप उठ के दिखा, उठ के दिखाओ। कहते हैं वो पाँव के ऐसे पाँव के ऊपर बैठा है पहले, फिर वो उठा है, फिर वो उठ के दरख्त को उसने पकड़ा है। ऐसे मुझे लोग बता रहे, मैंने नहीं देखी। कहते तुम देखोगी तो मर जाओगी, मैंने नहीं देखी। माँ जी, आपके जैसे शौहर भी और आपके तमाम रिश्तेदार कह रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत एक सख्त नाइंसाफी हुई, इस पर आप क्या अपील करेंगी? मैं ये अपील करूँगी कि उनको सजा दी जाए, उनको मुअत्तल पहले किया जाए और फिर उनको सख्त से सख्त सजा। मेरे बेटा जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ वैसे उनके साथ हो जाए। मेरा सहारा उन्होंने छीन लिया। दूसरा बेटा छोटा सा है, तो ये कफील भी था घर पे। हाँ से अपील करते हैं कि हमारे नोटिस लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस बात का नोटिस लिया, वो देखे, वो जो वीडियो वो भी देख ले, वो भी देख ले कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। सब कुछ वीडियो में नजर आ रहा है, सारी दुनिया ने देख लिया, वो भी देख। आप बताइए माइक पर। मेरी बात आपका क्या ताल्लुक है हमजा के साथ? अली हमजा, मैं खाला हूँ उसकी, मेरा भांजा था। तो उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है ना कि हम ये वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं, कि वज़ीर आज़म से कहते हैं, गवर्नर पंजाब से, सबसे करते हैं कि उसको सख्त सख्त, जिसने हमारी ना पूछा ना कुछ ना बात की, सीधी उसको गोली लगा दी और गोली भी दिल पे टांग पे लगा देते ना, वो बच जाता, पकड़ लेते, बेशक ले जाते। इंसाफ कर देना हो। ये क्या वो इश्तिहारी था, उसने कोई कत्ल किए थे? इतनी ज्यादती तो इश्तिहारी के साथ भी नहीं होती जितनी ज्यादती हमारे साथ हुई है। उसको पकड़ना चाहिए था, टांग में, बाजू में गोली लगा दी, सीधी सीने पे। हमजा के बारे में बताइएगा, हमजा लड़का कैसा था बतौर खाला? अच्छा था, आप मोहल्ले से किसी से भी बात कर सकते हैं, सारे बताएंगे। वो नीचे नजर करके जाता था, कभी किसी मोहल्ले में किसी कोई ऐसी ज्यादती, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत नेक लड़का था। जिसने मिलना खाला क्या हाल है, नीचे ऐसे करके उसने प्यार लेना बहुत। चाचा जी, आप बताइएगा कि जैसे इन्होंने भी, खाला ने भी ये कहा कि वार्डन को भी मुअत्तल नहीं किया गया, जिस एहलकार के ऊपर कहा जा रहा है कि हमजा ने फायरिंग की, उसको भी मुअत्तल नहीं किया गया। इस वाले से आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि तफ्तीश जो है वो मेरिट पे हो सकेगी जब दूसरी तरफ पुलिस मुद्दई है? हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो हम कैसे इंसाफ की अपील करें? पुलिस जो है ये आपस में सारी मिली हुई है और हमारे केस की ना कोई परसू कर रहा है, ना ही कोई उसकी को आगे इंटेरोगेशन कर रहा है। अगर कोई करेगा तो फिर हमें भी पता चलेगा कि पुलिस जो है वो कुछ कर रही है। अभी तक तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। जैसे बिलावल ने भी अभी बताया कि जो वार्डन है ज़ख्मी, उसकी तस्वीरें वगैरह आ गई हैं, लेकिन जो पुलिस दावा करती है कि ज़ख्मी कांस्टेबल है, उसको तो ना मीडिया को दिखाया गया, आप लोगों को दिखाया गया? उसको नहीं दिखाया गया। पहली बात है कि ये जो वार्डन है इसको तो उन्होंने हवाई फायर साथ किया था, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बाकी ये दूसरे की बात कह रहे हैं जो कांस्टेबल है, ये तो आई बाद में है, ये कैसे ज़ख्मी हो सकता है? पीछे से इन्होंने फायर मारा। तो अगर ये मेरा बच्चा सामने मुकाबला करता वो फ्रंट को फायर लगता, फिर उसको तो पीछे से फायर क्यों लगा? इन्होंने पीछे से फायर लगाया, फिर वो खुद जख्मी कैसे हो सकते हैं? ये सब उन्होंने ड्रामा बनाया है कि हमारे घर कार्रवाई ना हो। उसको जानते भी थे, कांस्टेबल अली कह रहे अली, ये अली है सर, फिर वो कह रहे हैं ये बेखेवाल का, इसको नहीं छोड़ना। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने जैसे सुना कि जो मकतूल के वर्सा हैं उनको ना सिर्फ पुलिस की तफ्तीश के ऊपर बहुत शक व शुबहात हैं, बल्कि उनको इस वाक़े के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है। उनका कहना है कि जिस कांस्टेबल के हवाले से बताया जा रहा है कि अली यानी हमजा अली ने उसके ऊपर फायरिंग की और वो ज़ख्मी हुआ और उसने जवाबी फायरिंग के अंदर हमजा को फायरिंग करके कत्ल किया, अभी तक उसको भी सामने नहीं लाया गया। और दूसरा, इनका मुकदमा दर्ज करना बनता था क्योंकि इनका बेटा कत्ल हुआ था, लेकिन पहले पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद इनका सिर्फ क्रॉस वर्जन किया है।
इनको लगता है कि तफ्तीश जो है वो मेरिट पे नहीं होगी। इस हवाले से पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, क्या इंक्वायरी अभी इसकी इनिशिएट हो सकी है, तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं, अगर ट्रैफिक वार्डन का बयान रिकॉर्ड हुआ है या जख्मी कांस्टेबल का हुआ है तो उन्होंने क्या बातें बताई हैं, ये पुलिस अफसरान से जानते हैं। मकतूल हमजा के वालिदैन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जिस कांस्टेबल के बारे में पुलिस कह रही है कि वो ज़ख्मी है, उसको ना तो सामने लाया जा रहा है और ना ही वो सीसीटीवी फुटेजेस जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज वहाँ पे मौजूद थे, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस जो उनके तफ्तीशी को दी जा रही हैं। डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस किस्म का ये वाक़या पेश आया वादत रोड के ऊपर, इसके अंदर पुलिस SOPs क्या हैं। डीआईजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। इस पे SOPs क्या कहती हैं? देखिए, इन डिस्चार्ज ऑफ वंस लीगल ड्यूटी एक सरकारी मुलाजिम वहाँ पे खड़ा था, उसका एक कानून के मुताबिक उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी को रोका किसी वायलेशन के ऊपर, उसका दूसरे का जो भी मौक़िफ़ है उसके ऊपर कोई इख्तियार किसी भी शख्स को नहीं दिया जा सकता कि वो असले का इस तरह से इस्तेमाल करे। वंस आपके ऊपर फायर होगा, ये मैं मुबैना तौर पे ज़ाहिर है अभी तक के जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी ज़रूर होगी, उस पर फैक्ट्स मज़ीद सामने आ जाएंगे। तो जब उसके ऊपर फायर किया तो किसी भी सिटीज़न को और मोर सो लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशल्स को हिफाजत खुद अख्तियारी के अंदर रिस्पॉन्ड करने का हक़ हासिल होता है। उसके अंदर डिफरेंट SOPs गवर्न उसको करती हैं ज़रूर कि नॉन वाइटल पार्ट्स को इस्तेमाल को निशाना बनाए और उसको क्रिटिकली इंजर ना करें, बट देन अगेन हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं होती। जब रिस्पॉन्स आपके ऊपर फायर हो रहा हो तो डेफिनेटली लोगों को रिटेलिएट करने का सेल्फ डिफेंस में हक़ हासिल है। इस पर्टिकुलर वाक़े की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मकतूल के बुरसा की जानिब से दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जब उसने वार्डन के ऊपर फायर किया, हवाई फायर करके डराने की कोशिश की, उसके बाद उसकी टांग पे गोली मारने की कोशिश की, उसके बाद वो वहाँ से मौके से फ़रार हुआ और ये PSO to CCPO के जो PSO के जो गार्ड थे उन्होंने पीछे से गोलियाँ चलाई। अगर एक मुलजिम भाग रहा था तो उसको क्या कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी कि जिंदा पकड़ा जाए? जी, मैं विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ द डिटेल, बिकॉज ज़ाहिर है ये एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मामले की, मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर सकता स्टेटमेंट को, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स डेफिनेटली ये चीज़ देखेंगे कि कोई एक्सेस तो नहीं हुई उसके अंदर या बोनाफाइड उनका क्लेम है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में सिंथेसाइज हो जाएंगी। एक जो चीज़ यूजुअली देखी जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई पुलिस मुकाबला हो जाए तो पुलिस उनको अपनी गाड़ी में डाल के, मुलजिमों को अगर ज़ख्मी हो तो अपनी गाड़ी में डाल के फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करती है और मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि उसको ज़िंदा बचाया जा सके। इस केस के अंदर बहुत सी DIG साहब ऐसी फुटेजेस आई हैं जिनके अंदर पुलिस एहलकार जो है वो कह रहे हैं कि इन्हें शराब पीती हुई है या वो कह रहे हैं कि ये डकैत था, इस किस्म की बातें हो रही हैं। एंड कीपिंग इन फैक्ट के उसको बुलेट इंजरी थी तो उसको अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया। मुकदमा दर्ज हो गया है, जो इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है वो आप लोगों ने कोई हेल्प की इन चीज़ों के खिलाफ जो वीडियो सामने आई हैं? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस है वो ज़ाहिर है एक हायर पेडेस्टल पे है इंक्वायरी के मुकाबले में। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी चीज़ तो ज़रूर हम उसको सज़ा भी देंगे, उसका चलान भी करेंगे, लेकिन फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर और मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर। मकतूल के बुरसा एक और पुलिस से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जब वो पानी मांग रहा था उसको पानी भी नहीं पिलाया गया और उसने मुतअद्दिद दफ़ा यानी कहा कि मेरी मदद की जाए, मदद नहीं की जाए। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप इस ज़ाहिर है जी, हर एक इवन किसी को गोली भी लगी है उसके भी राइट्स हैं अपने, उसको तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को देख लिया जाएगा कि अगर ऐसी चीज़ हुई है तो
क्यों ऐसी चीज़ हुई है, बट ज़ाहिर है हर एक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हर बंदे का राइट है कि उसको फर्स्ट एड जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए, और वो मेरे ख्याल इस केस में भी की गई। अगर नहीं हुई तो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेशन। लास्टली फॉर द शफाफियत ऑफ द ट्रायल, कि आप ट्रायल जो है, जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो बहुत शफाफ हों। यूजली ये किया जाता है कि उनको जो पुलिस एहलकार या अफसरान होते हैं उनको उहदों से कुछ टाइम के लिए साइड पे कर दिया जाता है, लेकिन वार्डन भी इंटैक्ट हैं ड्यूटी पे, और वो कांस्टेबल जिनके बारे में कहा जाता है वो भी इंटैक्ट हैं। वुरसा का भी ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जी, वो नॉर्मली बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा होता है, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होता। बट मेरा ख्याल जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इस पर कमेंट करने की। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर राय बाबर सईद हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मोस्टली कोशिश यही की जाती है कि ऐसे जिस्म के हिस्से को निशाना बनाया जाए जो नॉन फेटल हो, जिससे मौत वाक़ ना हो। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इसकी इंक्वायरी जो है वो ना सिर्फ शफाफ तरीके से की जा रही है, बल्कि इसके अंदर जो वुरसा के खदशात हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है, और कानून के मुताबिक तमाम तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। वहादत रोड पे जिस किस्म का वाक़या पेश आया उसके अंदर पुलिस का क्या काम बनता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से SOPs क्या कहती हैं, पुलिस ऑर्डर क्या कहता है, उसके लिए हम साबिक एडिशनल IG सरमद सईद साहब के पास आए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च की है बल्कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी देते हैं। उनसे जानते हैं। सरमद साहब, जिस तरह का ये वाक़या भी मैंने आपको बताया है, अगर इससे बाला हम बात करें, यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से पुलिस कवानीन कहते क्या हैं? अच्छा, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, वो चूँकि FIR में कुछ और बात होती है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ और निकलता है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यूज़ ऑफ फोर्स की बात करूँगा। यूज़ ऑफ फोर्स एक अलग से सब्जेक्ट है। इस पे यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स फॉर यूज़ ऑफ फोर्स इशूड है। वो एक SOP है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स कैसे करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया के लॉज हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। उसमें स्टार्ट होता है CRPC से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC में सेक्शंस हैं जो कि एक तो इलीगल असेंबली के ऊपर या अनलॉफुल असेंबली के ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स का बताते हैं। दूसरा PPC में है कि आप हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। वो सेक्शन उसमें 96 से लेकर आगे तक चले जाती हैं। वो हर इंसान को, हर सिटीज़न को वो अपना हिफाजत खुद इख्तियारी की प्रोटेक्शन हासिल है। अगर उसको महसूस करे कि रीज़नेबली महसूस करे कि उसकी जान को ख़तरा है, उसकी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो वो यूज़ ऑफ फोर्स उतनी कर सकता है जितना उसको थ्रेट हो। ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स, जो कि जुर्म है। ठीक है। सर सब कता कलामी माफ, यहाँ पे एक हम इस वाक़े की बात नहीं करते, एक नया सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। एक वार्डन और एक शहरी के दरमियान लड़ाई हुई और पास से पुलिस का डाला गुजरा, जिसके अंदर एक पुलिस एहलकार असले के साथ भी बैठा हुआ था। अब उसने ये कैसे सेटन कर लिया होगा कि ये जो दो बंदे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं और जो वार्डन है उसकी जान को ख़तरा है, और उसने उतर के भागते हुए मुलजिम के पीछे से फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। इस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सिनेरियो में इन्वेस्टिगेशन में इसका बेहतर पता चलेगा। मेरे कहने से इन्वेस्टिगेशन भी मुतासर हो सकती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुद्दई भी काफ़ी हद तक उसने फॉल्स उसमें क्लेम किया होता है। मुलजिम तो हमेशा एक्सेप्ट करता ही नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें पैडिंग की जाती है केस में, और फिर आगे वकला का भी आपको पता है वो केस को किस तरह से मोड़ते तोड़ते हैं। तो उसमें ये जो आप जो सिनेरियो बता रहे हैं, इसमें आपने बताया था कि वार्डन को गोली लगी और वार्डन ज़ख्मी हो गया जी। पीछे से एक पुलिस का डाला आया। पुलिस के डाले को ज़ाहिर है वार्डन ने कहा होगा कि इसको
नहीं, मुझे ये मार के जा रहा है। CCTO लाहौर के PSO हैं अहमद सलीम भट्ट, वो अपने घर जा रहे थे। ठीक है, पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अब ये नहीं कह सकते कि ये छुट्टी पे था या ये फलां ज़िले का था। पुलिस वाले के सामने या एक आम सिटीज़न के सामने कोई अगर ऐसी वारदात हो रही है तो पुलिस रूल्स भी यही कहते हैं और CRPC भी यही कहती है कि वो उस मुलजम को अरेस्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर इवन तो- सिटीजन उसको अरेस्ट करेगा अगर उसकी नज़र के सामने ऑफेंस हो रही है और उसको पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करेगा। तो ये एक सिटीजन के पास भी वही इख्तियारात हैं जो एक पुलिसमैन के पास इख्तियारात हैं जहाँ तक अरेस्ट का तल्लुक। या तो वर्षा ये कहे ना कि ये हमारा जो मकतूल है ये खाली हाथ था, ठीक है, पिस्टल नहीं था उनके पास, तो फिर तो चले, फिर उनको सस्पेंड होना चाहिए। अगर उसके पास पिस्टल भी था और उसने फायर भी कर दिया जी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंशन बनती है। इस तरह तो आधी पुलिस सस्पेंड होकर घरों में बैठी रहेगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपने साबिक एडिशनल IG सरमद सईद साहब की गुफ्तगू सुनी। सरमद सईद साहब का कहना है कि हवाई फायरिंग जो है वो पुलिस कानून में नहीं है। अगर मुलजिम ने पुलिस एहलकार के ऊपर फायरिंग की और वो वहाँ से मौका वारदात से फरार होने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस का इख्तियार है कि वो उसको गोली मार सकती है। और उसके लिए क्योंकि कहीं की भी पुलिस इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो सिर्फ टांग का ही निशाना ले, इसलिए वो एम करेगा और वो गोली कहीं पे भी लग सकती है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर किसी पुलिस अफसर या एहलकार ने केस के ऊपर असरअंदाज होना है तो उसके लिए उसकी सस्पेंशन भी ज़रूरी नहीं, वो सस्पेंड होकर भी असरअंदाज हो सकता है और बगैर सस्पेंड हुए भी असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा ये सारा कुछ जो है ये अदालतों के ऊपर है कि जब तफ्तीशी जो है वो तमाम शवाहिद लेके कलेक्शन करके एविडेंसेस की अदालत में पेश करता है तो उसके बाद कोर्ट्स जो हैं वो इसका फैसला करेंगी कि किसको गिल्टी करार देना और किसको कसूरवार। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कानूनी राय लेने के लिए हम मौजूद हैं बैरिस्टर असलम शेख साहब के पास। इनसे पूछते हैं कि इस केस के अंदर जिसके अंदर पुलिस के ऊपर मुबैना तौर पर फायरिंग की गई और फिर उसके नतीजे में पुलिस ने जवाबी फायरिंग के ऊपर एक नौजवान को कत्ल कर दिया, इसके अंदर मुकदमा भी पुलिस की जानिब से ही दर्ज करवाया गया है और जो मकतूलीन हैं उनकी मकतूल है उसके वर्सा की जानिब से क्रॉस वर्जन हुआ है। इसके अंदर कानून क्या कहता है, सज़ा क्या हो सकती है और इन तमाम कानूनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। शेख साहब इस केस के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि कानून क्या कहता है और जिस तरह से फायरिंग हुई बंदा मर गया इस पे कानून क्या कहता है और मुकदमा जो दर्ज किया गया वो भी पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, तो ऐसे केसेस में आपके मुशाहिदे में क्या आता है कि पुलिस किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? देखिए, चूँकि बहुत बड़ा सानिया है लाहौर शहर के लिए, लेकिन सूरत हाल ऐसा है कि ये बड़ा एक ख़ास किस्म के हालात चल रहे हैं और इसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। जहां पर एक तरफ आप देखते हैं कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी मेडिकल स्टाफ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है, पुलिस भी इसी तरह रोडों सड़कों पर खड़ी है और वह हम लोगों की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए खड़ी है। अब जबकि आप देखते हैं कि जो पुलिस के पास ये इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से सेक्शन 144 नाफिज है पूरे शहर में, पूरे सूबे में, तो उनके पास ये इख्तियारात हैं कि जब भी वो कोई भी ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी देखेंगे तो वो उसको रोकेंगे, जिसके अंदर ना सिर्फ ये जो मौजूदा वबाई अमराज इसके लिए या बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने इस नौजवान को रोका है और एक तो सबसे पहले उन्होंने ये खिलाफ वर्जी की कि डबल सवारी कर रहे थे, जिसके लिए उनके पास शायद कोई जस्टिफिकेशन हो कि वो किसी इमरजेंसी में थे या कोई और कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन बहरहाल एक फर्स्ट हैंड पर ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अब दूसरा सूरत हाल ये है कि क्या उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग पहले की है। अब यहाँ भी ये सूरत हाल ये आती है, कानून के अंदर ये जो आपको इजाज़त नहीं है कि आप असला लेकर चलें, वो भी इन हालात में, और उसके बाद आपके पास लाइसेंस असला है या आपको इसकी ज़रूरत है, आपके पास इजाज़तनामा है कि वो आपकी दुश्मनी है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वकील साहब, जब आप लोग अदालत में जाएंगे और बहस होगी तो पुलिस इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेगी कि उसने फायरिंग की और डायरेक्ट फायरिंग करके बंदे को मार दिया? इसकी जस्टिफिकेशन कैसे? ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो सामने आएगी, उस अगर मौके पर कोई CCTV कैमरा मौजूद है वहाँ से आएगी,
जनरल पब्लिक शहादत दे सकती है, पुलिस के अपने जो एक्शन हैं वो बताएंगे, एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वो बताएंगे, और बाकी उसके बाद जब 161 की ज़िम्नियाँ बनेंगी उसके अंदर ये सारे जब बयानात पुलिस के आएंगे तो उनके अंदर से सब चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, और साथ ही क्रॉस वर्शन का जो बयान आएगा, जो असल मुद्दईयान है जिनका मर्डर हो गया है, वो जो बयान देंगे तो वो भी अपनी की स्टोरी बताएंगे। ऐसे केसेस में एफआईआर की कितनी वैल्यू होती है? एफआईआर की वैल्यू अब कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती, जो क्रॉस वर्शन जब आ जाएगा तो फिर ये दोनों वर्शंस को प्रॉपरली देखा जाएगा। पहली स्टेज ये होगी कि उसके अंदर देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन की सतह पर, और उसके बाद शहादतें आएंगी, और फिर लास्ट जो स्टेज आएगी वो जो ट्रायल कोर्ट है वो ये देखेगी। अब दोनों तरफ से जब ये शहादतें आ जाएंगी तो कोर्ट के पास बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटी होगी इन सबको एग्जामिन करने के लिए कि कानून क्या कहता है इसके ऊपर, और ये जो स्टोरी है इसकी सपोर्ट कहाँ से हो रही है। जिस पे 302 लगी है, मैं असलम साहब दोबारा से यही पूछूंगा, 302 जिस पे लगी वो तो मर गया, 34 में उसका अलायंस रह गया कि जो उसको उस टाइम उसके साथ मौजूद था, उसके ऊपर ना फायरिंग डाली गई ना उस पर असला डाला गया, तो फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन की क्या वैल्यू रह जाएगी जबकि मकतूल भी मर चुका है, तो एफआईआर स्टैंड करेगी फिर? नहीं, एफआईआर तो फिर उसका मकसद को नहीं रह जाएगा, सिवाय इसके कि जिसकी तरफ से गोली चली है पुलिस एहलकार की उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वो उस केस से चूँकि वो निकल आएगा। लेकिन अब ये चूँकि 302 इसलिए लगाई गई है कि पुलिस वाले ने ये कहा है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के ऊपर क्रॉस फायर किया है, उससे पहले मुझ पर फायर हो चुका था। अब वो लकीली बच गया उस फायर से, वो फायर की क्या रेंज थी और किस नीयत से किया गया, तो इसलिए ये एफआईआर जब नेक्स्ट स्टेज पर जाएगी तफ्तीश के ऊपर तो पुलिस वाले के ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं आएगा, सिर्फ वो जो मकतूल है उसको। असलम साहब, जैसे इस केस के अंदर बंदा भी कत्ल हुआ है लेकिन एफआईआर जो है वो 324, 353, 337 और 186 के तहत दर्ज हुई है, लेकिन जो बंदा कत्ल हुआ उसकी इसके अंदर सेक्शन जो है वो नहीं लगाई गई, तो वो कैसे लगेगी? हाँ, वो ये सूरत बनेगी जैसे इन्वेस्टिगेशन जाएगी अपने अगले मराहल में, तो वहाँ पर ये चीज़ साबित होगी कि आया ये मर्डर जो है वो हुआ भी है कि नहीं पुलिस की तरफ से। अगर सरकारी अफसर की तरफ से ये मर्डर हुआ वो 302 में फिर इसमें ऐड हो जाएगी, वजह ऐसी कि नहीं एफआईआर हो। क्रॉस वर्शन जब रिकॉर्ड पे आएगा उसके ऊपर शहादतें आ जाएंगी, तो जब ट्रायल शुरू होगा फिर पुलिस वाले को चार्ज किया जाएगा 302 के अंदर। तो 324 यहीं स्टैंड करेगी कि इन्होंने जो अटैम्प्ट टू मर्डर का फायर किया, अगर वो भी प्रूफ होता है तो उसके ऊपर भी इनको जो इनके साथ है जो दूसरी सवारी थी उसके ऊपर जो भी चार्ज लगना होगा लगेगा, लेकिन 302 कन्वर्ट हो जाएगी मेन के साथ। इसके अंदर क्योंकि जो एफआईआर है उसके मुताबिक जो वार्डन है उसने ये मुद्दा बयान किया है कि ये तलखलामी और इसने सीधी मुझे कत्ल करने की नीयत से फायरिंग की, लेकिन 34 भी साल लगा दी, जबकि दूसरे बंदे का किरदार भी एफआईआर में नहीं लिखा। तो इसके अंदर दूसरे बंदे को कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या दूसरे बंदे को भी जो ट्रायल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ये फिर इसकी दो सूरतें होंगी। एक तो ये कि दौरान तफ्तीश ही किसी बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि नहीं हालात और वाक़यात और शहादतें कॉरपोरेटिव, अगर कानून की लैंग्वेज देखा जाए तो कॉरपोरेटिव एविडेंस ऐसी नहीं आई कि आपको चार्ज किया जाए, और अगर उनकी एविडेंस ऐसी आ गई है, पुलिस बज़िद है कि नहीं ये बंदा इंटेंशन के साथ इन्होंने दोनों ने एक नीयत के साथ मिलकर फायर किया पुलिस के ऊपर, तो फिर वो चार्ज होंगे। और फिर उसके बाद ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास या सेशन जज के पास ये इख्तियार होगा ट्रायल कोर्ट के पास कि वो देखे कि ऐसा मटेरियल मौजूद है फाइल के अंदर कि जो दूसरा साथी था उनका जो बज़ाहिर मेरा ख्याल मोटरसाइकिल चला रहा होगा वो इस नीयत से वहाँ मौजूद थे, आए थे कि वो उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक ही करना है, तो फिर उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज़ उनको खाना नंबर 2 में रख कर उनको जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है। थैंक यू। आपने जैसे असलम साहब की बात सुनी, असलम साहब ने कुछ पुराने केसेस का रेफरेंस भी देते हुए कहा कि इसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, यानी शाहिदीन है, इसके अलावा मोबाइल फुटेजेस इस केस की बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो हैं वो काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर एक बंदा भी मरा है लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया तो उसके अंदर 302 नहीं लगी। इनका कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि जो हमज़ा अली था उसको कत्ल किया गया और ये साबित हो जाता है कि पुलिस की गलती है, तो 302 जो है वो उनकी तरफ से ऐड हो जाएगी और 324 जो है वो भी स्टैंड करेगी, लेकिन 302 भी ऐड हो जाएगी। और उसके बाद जब अदालतों में केस जाएगा तो फिर अदालतें फैसला करेंगी कि इसके अंदर किसको कितनी सज़ा जो है वो दी जाए।
डबल सवारी से शुरू होने वाले झगड़े में एक शख्स अपनी जान से गया, जबकि वार्डन भी जख्मी है और पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मकतूल ने न सिर्फ डबल सवारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि उसको अपने साथ असलहा भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अब देखने की चीज़ ये है कि जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस किसकी तरफ इशारा करते हैं, किसके हक में जाते हैं, यानी CCTV कैमराज होंगे, वहाँ पर ऐनी शाहिदीन के बयानात होंगे, साथ ही साथ मकतूल के वर्सा और पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन के बयानात भी लिए जाएंगे। उसके बाद जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और अदालत में जाएगा तो अदालत का इस्तकाक है कि वो तफ्तीश को जिन मराहिल से तफ्तीश गुजरी है उन मराहिल के ऊपर अदम एतमाद करती है या एतमाद का इजहार करती है। फैसला जो भी होगा, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कानून की खिलाफ वर्जी से शुरू होने वाले झगड़े में एक शख्स की जान चली गई और 2 जख्मी हो गए। अगर कानून की पासदारी तमाम करें तो इससे वाक़यात सड़कों पर रूनुमा होना ना सिर्फ कम हो सकते हैं बल्कि लोगों की जानें भी ज़ाया होने से बच सकती हैं। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।